नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव कौशिक और इंडिया एंड द वर्ल्ड एक्सप्लेन के चौथे एपिसोड में हम जानेंगे कैसे हिंदुस्तान के राज्यों को तोड़कर भारत का निर्माण हुआ। लॉर्ड माउंटबैटन को बड़ा डर था कि इतिहास उन्हें कैसे याद रखेगा। वो अपने एक्टर फ्रेंड कैरी ग्रांट की सजेशन पर हमेशा फोटोग्राफर्स को इंस्ट्रक्शन देते कि उनकी फोटो उनके आई लेवल से 6 इंच ऊपर से ली जाए ताकि उनके रिंकल्स ना दिखे। इंडिया से जाने के बाद उन्होंने बहुत कोशिश की कि उनका टेन्योर सफलताओं से भरा हुआ दिखाई दे। उन्होंने ढेरों बुक्स लिखवाई जिनमें माउंटबैटन को एक शानदार रेफरी के तौर पर दिखाया गया। वो रेफरी जो जिन्ना और गांधी जी या पंडित नेहरू और सरदार पटेल या इंडिया और पाकिस्तान के बीच सुलह कराता था। यहाँ तक कि ऐसे अजीब अजीब क्लेम्स भी थे कि अगर माउंटबैटन ना होते तो पंडित नेहरू सरदार पटेल को कैबिनेट में जगह ना देते। लेकिन जो उनका रियल कंट्रीब्यूशन था उसे ना तो कभी इंडिया भूल सकता है और ना ही उसका ज़्यादा जिक्र होता है। 15 अगस्त 1947 के बाद एक अजीब सिचुएशन आ गई थी जो दुनिया में ना तो पहले कभी आई और शायद ना ही आगे आएगी। ब्रिटिश राज अपने पीछे 2 आज़ाद देश और 500 से ज़्यादा इंडिपेंडेंट प्रिंसली स्टेट छोड़ गया और उनको डिसॉल्व करने में माउंटबैटन का बहुत बड़ा रोल था। प्रिंसली स्टेट्स इतनी सारी थी कि उनका एग्जैक्ट नंबर भी डिबेटेबल है। कुछ कहते हैं 565, कुछ कहते हैं 521, लेकिन 500 से ज़्यादा ही थी। कुछ यूरोपियन देशों से भी बड़ी थी जैसे कश्मीर, और कुछ 1 दर्जन गांव का ग्रुप। कुछ स्टेट्स 11वीं से 16वीं सदी में लगातार इस्लामिक हमलों से लड़ी तो कुछ बनी ही मुगल रूल की वजह से जैसे हैदराबाद। लेकिन उनकी 20वीं सदी की कंडीशन ब्रिटिश राज की वजह से थी। वो ईस्ट इंडिया कंपनी का मुखौटा पहन के इंडिया आए और औरंगजेब की मौत के बाद धीरे धीरे लोकल किंगडम्स की हेल्प से पहले तो फ्रेंच ट्रेडिंग कंपनी को इंडिया से ऑलमोस्ट गायब कर दिया। फिर उन्हीं लोकल किंगडम्स को अपने कब्जे में करते चले गए। वो सिर्फ नाम के नवाब और महाराजा रह गए, जबकि सारी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट, सक्सेशन और यहाँ तक स्ट्रेटेजिक एसेट्स भी ईस्ट इंडिया कंपनी की होगी। जैसे सिर्फ काठियावाड़, त्रवणकोर और हैदराबाद के अलावा किसी प्रिंसेस स्टेट्स के पास समुद्र टच नहीं होता था, जिसकी वजह से वो हमेशा के लिए इकोनॉमिकली ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हो गए और बर्बादी में जो कमी रह गई थी उन प्रिंसेस स्टेट्स के राजाओं ने पूरी कर दी। वो ज़्यादातर रेस कोर्स और यूरोप में छुट्टियों में बिजी रहते। कुछ एक्सेप्शंस भी थे जिन्होंने यूनिवर्सिटीज, एजुकेशन और क्लासिकल म्यूजिक को प्रमोट किया, लेकिन ये बहुत कम थे। राजा जैसा भी हो, 1940 तक सब के सब अपने फ्यूचर को लेकर चिंतित थे। 1946 के इलेक्शंस प्रिंसेस स्टेट्स में नहीं हुए और वहां की लोकल पॉपुलेशन डेमोक्रेसी के लिए बेताब होना शुरू हो गई। कैबिनेट मिशन भी इंडिया और पाकिस्तान और हिंदू मुस्लिम की बात करके सिमट गया और प्रिंसेस स्टेट्स का जिक्र नहीं हुआ। 20 फेब के एड्रेस में भी कोई मेंशन नहीं हुआ और ना ही कोई मेंशन हुआ 3 जून 1947 को, जब इंडिया और पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस की फाइनल डेट्स अनाउंस हुई। उसके बाद बहुत से राजाओं ने आज़ादी के ख्वाब देखने शुरू कर दिए और तभी बजाय एक अलाव। प्रिंसेस स्टेट्स में कांग्रेस डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती थी और वहां पर उनकी शैडो ऑर्गेनाइजेशन ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस ऑपरेट करती थी। 1946-47 में पंडित नेहरू उसके प्रेसिडेंट थे और वो इन पपेट प्रिंसेस के सख्त खिलाफ थे। पॉलिटिकल डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स इन प्रिंसेस के दिमाग में आज़ादी का सपना दिखाते, उससे पंडित नेहरू बहुत गुस्सा हो जाते थे। प्रिंसेस पंडित नेहरू से नफरत करते थे और कहीं ना कहीं डरते भी थे। और फॉर्चुनेटली कांग्रेस ने उनके बजाय सरदार पटेल को प्रिंसेस स्टेट्स को इंटीग्रेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। सरदार पटेल ने 1947 मार्च से अप्रैल तक प्रिंसली स्टेट्स को ढेरों लंच पार्टीज दी और उन्हें नए भारत के कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने के लिए इनवाइट किया। प्रिंसेस स्टेट्स अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में भेजकर एक तरीके से इंडिया में रहने को अग्री कर रहे थे। उन्होंने इन स्टेट्स के इन्फ्लुएंशियल दीवान यानी चीफ मिनिस्टर्स को भी कांग्रेस की तरफ खींचने की कोशिश की। सबसे पहले महाराजा बीकानेर सरदार पटेल की तरफ आए। उनके दीवान KM पानेकर, जो जाने माने हिस्टोरियन थे, समझ चुके थे कि राष्ट्रवादी ताकतें बहुत स्ट्रांग हो चुकी थी और अगर उन्हें इग्नोर किया गया तो नुकसान बहुत बड़ा होगा। अप्रैल 1947 के फर्स्ट वीक में बीकानेर ने बाकी स्टेट से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ज्वाइन करने की पब्लिक अपील की। सबसे पहले बड़ौदा ने ज्वाइन किया। बीकानेर की अपील के बाद 1 दर्जन स्टेट सरदार पटेल की तरफ आ गई, जिनमें मोस्टली राजस्थान से थी। ये स्टेट्स बीकानेर की तरह ही पाकिस्तान से बॉर्डर शेयर करने वाली थी और हिस्टोरिकली इस्लामिक इन्वेजन से लड़ती आई थी। शायद ये भी एक वजह थी कि उन्होंने इतनी जल्दी कांग्रेस से हाथ मिलाया था। 20 जून 1947 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में पुराने पॉलिटिकल डिपार्टमेंट को रिप्लेस करके नया स्टेट्स डिपार्टमेंट की स्थापना हुई। पटेल इसके मिनिस्टर बने और VP मेनन सेक्रेटरी। छोटे कद के बेहद होशियार मलयाली बाकी सेक्रेटरीज की तरह सीधे ICS नहीं बने। वो क्लर्क भर्ती हुए और धीरे धीरे सीढ़ी चढ़े। वो बहुत सारे वाइस रॉयज के रिफॉर्म कमिश्नर और कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर भी रहे। इंडियन इंडिपेंडेंस बिल ड्राफ्ट करने में उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था।
बाकी आईसीएस लॉबी उन्हें बाबू मैन कह के उनके क्लर्क से प्रमोट ही होने का मजाक बनाती, लेकिन ब्रिटिश राज से कांग्रेस राज का ट्रांजिशन और कोई बेहतर कर ही नहीं सकता। पहले तो उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को प्रिंसेस स्टेट्स को आज़ादी के ख्वाब दिखाने से मना कर दिया। एज ए मीडिएटर उन्होंने अपने पुराने और नए बॉस यानी लॉर्ड माउंटबैटन और सरदार पटेल के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन तैयार करवाया। सरदार पटेल ने पेट्रियाटिज्म की अपील करते हुए प्रिंसेस स्टेट्स से डिफेंस, कम्युनिकेशन और फॉरेन अफेयर्स के सब्जेक्ट पे इंडियन यूनियन में आने का इनवाइट किया। 9 जुलाई 1947 को महात्मा गांधी, पंडित नेहरू और सरदार पटेल तीनों लॉर्ड माउंटबैटन से मिलने गए और प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेट करने में उनकी हेल्प मांगी। माउंटबैटन चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में अपने सारे मेडल्स पहन के पहुंचे। उन्होंने प्रिंसेस को बताया कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के अनुसार वो सब इंग्लिश क्राउन से आज़ाद हैं, या फिर यूँ कही जाए कि वो अनाथ है। उन्होंने उन स्टेट्स को इंडिया या पाकिस्तान से रिलेशन बनाने को कहा। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन उनसे डिफेंस, कम्युनिकेशन और एक्सटर्नल अफेयर सब्जेक्ट छीन लेगा, लेकिन इंडिपेंडेंट होने पर भी ज्योग्राफिकल और इकोनॉमिकल बैरियर्स होने की वजह से ना तो वो ना ही हथियार खरीद पाएंगे और ना ही हर एक देश में एम्बेसी मेंटेन कर पाएंगे। लेकिन कांग्रेस का ऑफर इन इश्यूज से उन्हें मुक्त कर रहा था और उनकी इंटरनल अथॉरिटी को भी मेंटेन रख रहा था। ये आर्ग्यूमेंट शायद माउंटबैटन का इंडिया को सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था। इस आर्ग्यूमेंट ने क्लियर कर दिया कि ब्रिटिश प्रिंसेस स्टेट्स की कोई हेल्प नहीं करेंगे और आज़ादी एक मृग तृष्णा है। इसके बाद लेटर्स के थ्रू माउंटबैटन उन प्रिंसेस को लिखते रहे कि इंडिपेंडेंस डे से पहले वो कांग्रेस से डिसेंट टर्म्स दिला सकते हैं, लेकिन 15 अगस्त के बाद ये मुमकिन नहीं हो पाएगा। 15 अगस्त तक ऑलमोस्ट सारी स्टेट्स ने इंडिया को तीनों स्टेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी और ब्रिटिश इंडिया से चले गए। उनके जाते ही सरदार पटेल और कांग्रेस ने आम जनता के विरोध प्रदर्शन का डर दिखा के सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स ही नहीं बल्कि प्रिंसली स्टेट्स की पूरी टेरिटरी इंडिया में इंटीग्रेट होने का हुक्म जारी कर दिया। उनको टाइटल्स रखने और रेवेन्यू के प्रोपोर्शनेट प्रिवी पर्स दे दिए और एक्सचेंज में उन सब को यूनियन ऑफ इंडिया में मर्ज कर दिया। इस सारी प्रोसेस में 3 लोगों का बहुत बड़ा रोल था। सरदार पटेल और वीपी मेनन ग्राउंड वर्क में और माउंटबैटन फिनिशिंग टचेस के लिए। वीपी मेनन ने अपनी किताब में बताते हैं कि प्रिंसेस की ईगो इतनी बड़ी थी कि कुछ अपने आप को भगवान राम का डिसेंडेंट कहते थे तो कुछ श्री कृष्ण का, और इसी वजह से उन्हें पैलेसेस के एक्सेस, टाइटल्स और प्रिवी पर्स की कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी दी गई। पटेल और वीपी मेनन ने ब्रिटिशर्स की फेमस डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपनाई। कुछ प्रिंसेस को अपनी साइड ले आए और बाकी विचलित होने लगे। उनको नए टाइटल्स तक अलाउ कर दिए और कुछ तो नए भी दे दिए, जैसे गवर्नर, राज्य प्रमुख या एम्बेसडर। लेकिन ब्रिटिशर्स की तरह टारगेट था सिर्फ और सिर्फ उनकी जमीन। और 2 साल में 500 से ज्यादा प्रिंसेस स्टेट्स को 14 नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में बांटकर इंडिया बना दिया। ये इत्तेफाक से नहीं बल्कि मजबूत इरादे, अटूट हिम्मत और जी जान से की गई मेहनत से हो।